हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिए, तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए कि बहुत सारी बेसिक बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं या आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोटेड एंड अनकोटेड टेबलेट्स। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोटिंग, फिर पढ़ेंगे टेबलेट फॉर्मुलेशन की पूरी विधि, उसके बाद पढ़ेंगे वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इवेल्युएशन या आप उसको कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट्स। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये टॉपिक है कोटेड एंड अनकोटेड टेबलेट्स। कोटेड टेबलेट क्या होते हैं और अनकोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोटेड टेबलेट्स आर दोज टेबलेट्स विच हैव ए लेयर ऑफ कोटिंग अप्लाइड ऑन देम, ठीक है ना। इसमें कि मान लीजिए आपकी ये एक टेबलेट है तो इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा दी गई, ठीक है ना। ये मैं दूर बना रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए तो इसी के ऊपर एक लेयर और चढ़ा दी गई, ठीक है ना। ये एक लेयर और चढ़ा दी तो ये क्या हो गया, कोटिंग हो गई। इसको पेंट कर रहे हैं तो कोट करते करते एक कोट और मार दो, दो कोट और मार दो, दीवार को पेंट करते हैं ना, तो कहते हैं कि एक कोट हो गया, एक कोट और मार दो, यानी एक लेयर और पेंट कर देते हैं, उसी को कोटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलग अलग मतलब रीजन के हिसाब से किया जाता है, अलग अलग बेनिफिट लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको छुपाना है, बहुत कड़वी दवा है, उसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दी, ठीक है ना। कई बार उसको क्या है, दवा का मतलब ये कि सेंसिटिव दवा है, बहुत जल्दी वो क्या है खराब हो सकती है, या मॉइस्चर की वजह से क्या एकदम से वो मतलब दवा क्या है मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके खराब हो जाएगी। तो कई मरतबा इसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर देते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो दवा का क्या है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जिन दवाओं के ऊपर कोटिंग न की जाए उसको बोलते हैं अनकोटेड, ठीक है ना। तो कोटेड जिस पे कोटिंग की गई हो और अनकोटेड जिस पे कोटिंग न की गई हो। अब अगला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कोटिंग, यानी जो कोटिंग हो रही है वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है ना। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टाइप्स ऑफ कोटिंग क्या है, तो सबसे पहला क्या है, आप सारे ना याद कर सके तो एक दो तो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक होता है फिल्म कोटेड टेबलेट। क्या होता है, फिल्म कोटेड टेबलेट, यानी ऐसा टेबलेट जिसपे क्या है फिल्म चढ़ा दिया गया हो। फिल्म का मतलब होता है पतली सी झिल्ली, ठीक है ना। फिल्म का मतलब क्या है, पतली सी झिल्ली। तो ऐसा टेबलेट जिसके ऊपर बहुत पतली सी एक झिल्ली चढ़ा दी गई है तो उसको बोलते हैं फिल्म कोटेड टेबलेट, ठीक है ना। कोटेड टेबलेट्स आर दोज टेबलेट्स, यहाँ पे फिल्म छूट गया, यहाँ पे फिल्म लगा लीजिए, यहाँ पे फिल्म दो बार हो गया, वहाँ पे छूट गया, तो एक फिल्म यहाँ पे लगाइए, ठीक है ना, तभी देखने में मजा आएगा, ठीक है ना। फिल्म कोटेड टेबलेट्स आर दोज टेबलेट्स विच आर कोटेड या कवर्ड विद ए थिन फिल्म, ठीक है ना। तो फिल्म कोटेड टेबलेट वो होते हैं जिनको क्या है कवर कर दिया जाता है या जिनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, जिनके ऊपर चढ़ा दी जाती है एक पतली सी झिल्ली, ठीक है ना। फिल्म का मतलब एक पतली सी झिल्ली, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्म कोटेड टेबलेट्स। टेबलेट्स आर कोटेड बाय कवरिंग, और यहाँ पे फिल्म लगाइए, ये पता नहीं कैसे हो गया यार। फिल्म कोटेड टेबलेट्स, ये टाइपिंग करने में ना गड़बड़ी कर देते हैं। फिल्म कोटेड टेबलेट्स आर कोटेड बाई। अब ये जो फिल्म कोटेड टेबलेट है इनको कैसे कोटिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन एक आध नंबर का पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। कि वो कौन सा मतलब मटेरियल होता है, क्या चीज़ होती है, कौन सा सब्सटेंस होता है जिसके जरिए से कोटिंग की जाती है, उसी के बारे में बात चल रही है कि फिल्म कोटेड टेबलेट्स आर कोटेड बाई कवरिंग और स्प्रिंग विद ए थिन लेयर ऑफ पॉलीमर्स, समझ रहे हैं। तो पॉलीमर की क्या है एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। कैसे कि कभी तो उसको स्प्रे करके चढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। कभी क्या करते हैं कि स्प्रे आता है, स्प्रे कर दिया तो उस पर एक लेयर सी बन जाती है। अब वो ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक की लेयर जो डाइजेस्ट ही ना हो जाके हमारे स्टोमक में, ऐसा नहीं होता है। उस कुछ अलग मटेरियल्स होते हैं, वो क्या है अभी देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो कई बार तो क्या करते हैं उस पर मतलब कवरिंग की जाती है बाकायदा, यानी कि कोई मशीनों के जरिए से, या कई बार उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है तो उससे कोटिंग हो जाती है। अब वो कौन सा मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं जिससे कोटिंग की जाती है, पॉलीमर। अब वो पॉलीमर्स क्या होता है, मतलब लंबी चैन होती है, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन की। अब उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ठीक है ना।
किससे कोटिंग की जाती है टेबलेट के ऊपर, तो ये मटेरियल है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल या मेथाइल सेलुलोज, ठीक है ना, एक याद कर लीजिएगा ज़रूर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल या तो मेथाइल सेलुलोज या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज के ज़रिए से उसको क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब इनको स्प्रे कर दिया जाता है या उसके मान लिया कोई सोल्यूशन उसमें उसको डुबा दिया जा रहा है तो उस पर एक कवरिंग सी चढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कलर चढ़ाते हैं उसी टाइप से समझ लीजिए कि कवरिंग भी कर दी जाती है इस पर। दूसरा होता है शुगर कोटेड टेबलेट, तो इसमें क्या होगा कि शुगर की कवरिंग कर दी जाती है, यानी जो कवरिंग की जा रही है उसके अंदर शुगर भी मिला दिया जा रहा है ताकि वो मीठा हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसको दोज नहीं बल्कि दीज कर लीजिए, दीज आर द टेबलेट्स विच आर कोटेड बाय शुगर सॉल्यूशन विद अदर एडिटिव्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो क्या कहता है शुगर कोटेड टेबलेट होते हैं तो इनको क्या कोटिंग, इन पे कोटिंग की जाती है शुगर सॉल्यूशन के जरिए से, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर शुगर मिला हुआ है और साथ में उसके क्या कुछ और एडिटिव्स यानी कुछ और भी मटेरियल मिले हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए मेथाइल सेलुलोज मिला हुआ है, ठीक, उसी के साथ में ये क्या कहते हैं शुगर भी मिला दिया जा रहा है। ऐसे ही एक कोटिंग होती है जिलेटिन की, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे टेबलेट जिसके ऊपर जिलेटिन की कोटिंग हो जाती है उसको बोलते हैं जिलेटिन कोटेड टेबलेट्स, ठीक है ना। अब ये जिलेटिन क्या है इसकी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल वाले चैप्टर में, ठीक है ना, मतलब पार्ट में जहाँ पे हम कैप्सूल पढ़ेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि जिलेटिन क्या है, कैसे बनता है, ठीक है ना। और एक टेबलेट होता है उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टेबलेट, क्या होता है इंटेरिक कोटेड टेबलेट, तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिसॉल्विंग इन स्टोमक ड्यू टू स्टोमक एसिड। तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप की कोटिंग की जाती है किस लिए, कि स्टोमक के अंदर जाके जो दवा है वो डिसॉल्व ना हो, समझ में आ रही बात। स्टोमक के अंदर HCl होता है, एसिड होता है, तो कह रहे हैं कि ऐसी कोटिंग कर दी जाती है कि उस पर मतलब जो हमारे स्टोमक में एसिड है उस पर उसका काम ना चले और जो हमारी दवा है वो हमारे स्टोमक के अंदर डिसॉल्व ना हो, बल्कि वो कहाँ जाके डिसॉल्व हो, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिसॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। दीज टेबलेट्स आर डिसॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब्ड, यानी कि स्टोमक में जैसे हमने खाया वो वैसे ही रहे, डिसॉल्व ना हो, टूटे ना, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके टूटे। तो इस टाइप की कुछ ऐसी कवरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टेबलेट। और इस टाइप की कोटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, तो वो होता है सेलुलोज एसीटेट पीएच थैलेट, क्या पढ़ते हैं इसको, पीएच थैलेट, ठीक है ना। या तो फिर हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ये हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज और पीएच थैलेट, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज पीएच थैलेट मटेरियल हम लोग मतलब यूज करते हैं कवरिंग करने के लिए। तो इस तरीके से यानी इस सब्सटेंस के जरिए से जब कवरिंग हम लोग कर देते हैं तो वो बनता है जो टेबलेट, उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टेबलेट। और वो हमारे स्टोमक में डिसॉल्व नहीं होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होता है और फिर वहां से एब्जॉर्ब होता है। अब इसके अलग अलग पर्पज होते हैं, ठीक है ना। अब एक टॉपिक है टेबलेट फॉर्मुलेशन के, दवा मतलब जो यानी कि जो टेबलेट है वो कैसे बनता है, यानी क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। पैकिंग की बात नहीं, अभी सिर्फ हम लोग उसके टेबलेट के बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन इससे पहले और भी कुछ स्टेप्स आप ऐड कर सकते हैं, अभी मैं आगे बता भी रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करते हैं, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी ये वो असल चीज है जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, एपीआई उसको बोलते हैं। बाकी उसके साथ में कुछ और फार्मास्यूटिकल एड्स मिला दिए जाते हैं जिनका मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए कोई पर्पज नहीं होता है, बल्कि वो किसी दूसरे पर्पज के लिए, किसी दूसरे मकसद के लिए उसको यूज किया जाता है। उसको एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं या एडिटिव्स भी बोलते हैं या फार्मास्यूटिकल एड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने एपीआई ले लिया और एक्सिपिएंट्स में मान लीजिए 2-3 तरह के एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक। अब उन सबको ले लिया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत मतलब वो अच्छे से मिक्स भी नहीं हुए और हमने उसको गोलियां बना दी, तब तो वो दवा काम ही नहीं करेगी। पता चला किसी में तो बहुत ज़्यादा डोज हो गया और किसी में बहुत कम है, समझ में आ रही बात। अगर हम लोग उसको अच्छे से मिक्स ना करें, हमने मान लीजिए 4 मटेरियल लिए, उसके अंदर एपीआई को डाल दिया बीच में और वैसे ही बिना मिलाए उसको गोलियां बना दी, तो कहीं तो सिर्फ मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ही रहेगा और कहीं पर सिर्फ एक्सिपिएंट रहेंगे। तो कोई गोली खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और कोई सी खाने के बाद बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने अब जो भी सब्सटेंस ले लिया है उनको क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने का मतलब मिक्सिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब कंपोनेंट को यूनिफॉर्म तरीके से। यूनिफॉर्म तरीके का मतलब ये है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या, मान लीजिए कि हमारे पास मतलब 3 तरह के अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है ना, और उनके 10-10 एटम है। मान लीजिए ये 3 तरीके के मटेरियल है, उनके 10-10 एटम हैं,
ठीक है ना, हर एक के 10 एटम है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। इन सबके 10-10 हैं, तो एक का हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि अब इसके भी 10 हैं, तो वो ना इसका भी हर एक इसके पास आना चाहिए, इसका भी क्या है हर इसमें इसके पास आना चाहिए, समझ रहे, तीनों में से इसके पास एक एक पार्टिकल आ गया, इसके एक पार्टिकल के पास, ऐसे ही अब इसके क्या कहते हैं, अब इसका भी 9 पार्टिकल्स बचे हुए हैं, तो इसके भी, तो इनके भी तो 9 बचे हुए हैं ना, तो इसका भी एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, फिर उसका एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, फिर इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका भी एक पार्टिकल यहाँ पे। समझ में आ रही बात? यानी जो 3 अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो तीनों के पार्टिकल्स एक साथ में आए, समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि किसी टेबलेट में तो 2 के पार्टिकल्स आ रहे हैं और किसी में 3 के आ रहे हैं, किसी में एक ही का आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ये कि अगर मैं कोई इतना सा पाउडर कहीं से उठा रहा हूं, तो उसमें तीनों सब्सटेंस बराबर आना चाहिए, यानी कि उनके मतलब परसेंटेज के हिसाब से, समझ रहे हैं ना, उनके परसेंटेज के हिसाब से आना चाहिए। यहाँ तुमने मान लिया कि तीनों बराबर बराबर हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो नमक उसमें कम डालते हैं, लेकिन नमक हर जगह बराबर होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक चम्मच हमने निकाला तो उसमें नमक ज़्यादा हो गया, और एक चम्मच उसी बर्तन में से आपने निकाला तो कहीं पे नमक कम हो गया, तो वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होता है। बल्कि अगर सब निकाल ले तो सबको बराबर ही नमक का टेस्ट मिलता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। ऐसे इसकी मिक्सिंग ऐसी हो कि वो जो मतलब एपीआई है या कोई सा भी सब्सटेंस है वो हर जगह बराबर बराबर पहुंच जाए, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ब्लेंडिंग करते इसके लिए अलग अलग मशीनें आती हैं, ठीक है ना, ब्लेंडिंग करने वाली, वो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद आता है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन कई बार पूछ लेता है, एक आध नंबर का क्वेश्चन के व्हाट इज ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन क्या होता है या ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। तो ये जो हमने इसको मिला लिया, अब ये पाउडर के फॉर्म में है, अब इसको मशीन में रखें हम तो इसको आगे बढ़ाने में दिक्कत हो गई है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है, क्या कहते हैं पंचिंग करने के लिए या कंप्रेशन करके टेबलेट बनाने के लिए, और यहाँ पे उसको मिक्स करके रखा गया, अब उसको लेके इसके अंदर आना है। तो कई बार आपने देखा होगा कि उसके बेल्ट्स लगे रहते हैं, पट्टे लगे रहते हैं, जहाँ से पाउडर ऐसे चलता रहता है, मतलब जो मटेरियल है, सॉरी पाउडर नहीं, कई बार पाउडर भी हो जाता है, लेकिन जो मटेरियल है वो आगे बढ़ता रहता है। तो अगर वो मटेरियल जो है वो गोल गोल से हैं, छोटे छोटे दाने से हैं, तो वो आराम से लुढ़क लुढ़क के चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया और अंदर गिरना है, तो वो गोल गोल से हैं तो आराम से गिर जाएंगे, दाने दाने से हैं तब भी गिर जाएंगे। लेकिन अगर वो पाउडर हो तो पाउडर क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, पकड़ लेगा अपने उसको क्या कहते हैं बेल्ट को या उसको पट्टे को जिस पे वो चल रहा है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत हो जाती है। और वो क्या है बिल्कुल बराबर मात्रा में हम जितना गिराना चाहे उतना नहीं गिरेंगे। लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, हमने दाने बना लिए, हम चाह रहे हैं कि 3 दाने गिर जाएं, 3 दाने गिर गए, मशीन आई उसने पंच किया, टेबलेट बन के तैयार हो गया। लेकिन पाउडर के फॉर्म में ये थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जिनमें ये हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पाउडर ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग मतलब फाइनल क्या कहते हैं कंपैरिजन करने से पहले, यानी पंचिंग करके उसको मतलब टेबलेट बनाने से पहले, गोली बनाने से पहले उसकी छोटी छोटी मतलब हम लोग यूनिफॉर्म साइज की गोलियां बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। वो मतलब कंप्रेस्ड नहीं है, वैसे ही नॉर्मली उसको गोलियां बना ली गई हैं छोटी छोटी सी। अब ये जो ग्रेनुलेशन है ना, ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन और एक होता है वेट ग्रेनुलेशन। अब वेट ग्रेनुलेशन क्या होता है, तो ये ऐसा ग्रेनुलेशन है जिसमें हम लोग ग्रेन्यूल बनाने के लिए, यानी छोटे छोटे दाने बनाने के लिए हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं, वाटर हो गया या कोई सा भी दूसरा फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा वेट, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें हम लोग कोई की लिक्विड यूज़ नहीं करते, कोई फ्लूइड यूज़ नहीं करते हैं, पानी यूज़ नहीं करते हैं, और बिना लिक्विड और फ्लूइड यूज़ किए हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। और ये कैसे मुमकिन है, तो इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ग्रेनुलेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। अब फिर उन गोलियों को हम लोग आगे क्या करते हैं, उस कंप्रेसिंग मशीन के अंदर डालते हैं और फिर वहाँ से पंचिंग होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पंचिंग हो के, यानी मशीन उसको दबाती है, फिर उसमें क्या उसका जिस शेप का हमने उसमें डाई लगा रखा है, जिस साइज़ का हमने डाई लगा रखा है, उस साइज़ का टेबलेट क्या होता है बन के तैयार होता है। फिर एक नीचे से मशीन आती है, मतलब मशीनी का हिस्सा होता है वो पूरा, आप सर्च करके देख लीजिएगा कंप्रेशन क्या कहते हैं सिस्टम कैसे होता है, तो आपको दिख जाएगा, या अगर कहिए तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अलग अलग साइज़ के हम लोग डाइज यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग साइज़ की क्या है टेबलेट्स बन जाते हैं, तो वो होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, ठीक।
अब यहाँ पे नोट है, मेनी ऑफ सब्सटेंस आर मेड टेबलेट्स बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। अब यही कह रहे हैं कि कई सारे मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं एंड डू नॉट रिक्वायर्ड ग्रेनुलेशन, और वहाँ पे ग्रेनुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड में ग्रेनुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही सोडियम ब्रोमाइड हो गया, इनको डायरेक्टली हम लोग कंप्रेस्ड कर देते हैं और टेबलेट बना देते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया, ये तो मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, ये तो उस शक्ल में है कि एपीआई आपके पास तैयार है, लेकिन अगर मतलब आपको दवा बिल्कुल नए सिरे से बनाना है तब क्या करेंगे। तो अब दवाएं मतलब मेनली मतलब दो तरीके के सब्सटेंस से मतलब एपीआई यूज़ करके बनती हैं, या तो वो एपीआई सॉलिड फॉर्म में होगा या तो फिर वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो अब आपने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था 4th वाला, उसमें आपने पढ़ा था यूनिट ऑपरेशन, तो उसमें क्या है। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई दवा बनानी है, जैसे कि मान लीजिए अश्वगंधा लिया आपने, उससे आपको दवा बनाना है, या अकरकरहा लिया, उससे आपको दवा बनाना है। अश्वगंधा मैंने क्यों बोला है, आप समझ रहे होंगे, आजकल बहुत हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, लल्लन टॉप पे देखिएगा, और कई सारे देख रहा हूँ कि ऐसे ही टॉपिक मतलब ऐसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा देते, डॉक्टर ये क्यूरेट, डॉक्टर वो क्यूरेट, पता नहीं कौन कौन से क्यूरेट डॉक्टर्स आ जाते हैं, वो कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं। तो अकरकरहा क्या कहते हैं, सॉरी ये अश्वगंधा हो गया, अकरकरहा हो गया, उन्हीं सब मतलब दिक्कतों में यूज़ किया जाता है, और भी उसके फ़ायदे हैं, ठीक है ना, उसमें भी उसको यूज़ किया जाता है। तो सपोज दैट आपको क्या है अब जो लोग मतलब देखते होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पर मैं डिटेल से एचएपी में पढ़ाऊँगा जब लास्ट चैप्टर उसका, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि ये क्या मतलब सच्चाइयाँ हैं, क्या झूठ बोला जाता है, क्या झूठ बोले जा रहे हैं साइंस के नाम पे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बहुत बड़ी एक मतलब क्या कहते हैं कम्युनिटी को, बहुत बड़ी तादाद को, खास तौर से जो यंग हैं उनको क्या है एक बहुत बड़ी बहुत घटिया बीमारी का शिकार बनाया जा रहा है। चलिए वो छोड़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अश्वगंधा है, उससे आपको दवा बनानी है, तो एक तो शक्ल ये कि आपको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, दूसरी शक्ल ये कि आपको सॉलिड फॉर्म में बनाना है। तो सॉलिड फॉर्म में अगर आप दवा बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो भी मतलब अश्वगंधा उसको देखा, अगर वो साफ़ सुथरा है तो ठीक है, नहीं तो उसको धुलना पड़ता है, धुलने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं, आप उसको साइज रिडक्शन करते हैं। आपने पढ़ा बॉल मिल, हैमर मिल, ठीक है ना, तो उससे पहले भी बल्कि आपको और छोटा छोटा मतलब थोड़ा टुकड़े टुकड़े कर लेना, फिर उसके बाद आप उसमें डालते हैं तो वहाँ पे साइज रिडक्शन होता है। साइज रिडक्शन करने के बाद एक नंबर आता है साइज सेपरेशन का, यानी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग कर लिया जाए, और जो मतलब साइज हमको चाहिए वो साइज हम लोग ले लेते हैं। अब अगर आपको सीधे गोलियां बनानी है तो उस पाउडर को आप एपीआई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लिक्विड दवा बनानी है तो उस पाउडर को आप सीधे यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ से और एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के बाद फिर उसमें आप क्या करते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप आइसोलेशन करते हैं, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास में प्योर शक्ल में दवा आके मिलती है, और फिर उसको आप क्या करते हैं, अब उसको आप यूज़ करेंगे, उसके साथ और भी एक्सिपिएंट्स वगैरह मिला देंगे, आप उसको सिरप बना लेते हैं, ठीक है ना। कुछ दवाओं को इंजेक्शन के लिए बनाया जाता है, उसको और स्टेराइल किया जाता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतना जो मैंने बताया कि आप एपीआई से सीधे शुरू करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, और अगर एपीआई से नहीं बल्कि आप क्या कहते हैं सीधे क्या कहते हैं रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्शन या फिर क्या कहते हैं साइज रिडक्शन करके आप, तो वहाँ से आप क्या करते हैं रॉ मटेरियल से आप क्या करते हैं साइज रिडक्शन करते हैं, साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन करने के बाद एक्सट्रैक्शन वगैरह करके फिर आप ये सब दवाएं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मतलब अच्छा सा आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने आपको कहानी इसलिए बता दी, अगर ये टॉपिक आ गया एग्जाम में तो आप इसको वहाँ पे ये जो मैंने बताया ना अलग से पॉइंट्स उसको ऐड कर देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स। क्या है मॉडिफाइड टेबलेट्स, ये असल में आना चाहिए था आपको, आपका किस में है उस वाले चैप्टर में, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मतलब नाम लेके पूछा है कुछ दवाओं के बारे में, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट, ठीक है। इनके आपको मतलब इनके बनाने की पूरी विधि नहीं सीखनी है, बल्कि इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा हो कई सारी दवाओं पे लिखा रहता है सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट, समझ रहे हैं। अब जब दवा लीजिएगा तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसके ये क्यों लिखा हुआ है। तो इट इज़ ए लगा लीजिए यहाँ पे, इट इज़ ए मेथड ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक नई तरीके की दवा को मतलब एडमिनिस्टर करने का एक तरीका होता है। इसमें पूरी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 7वें चैप्टर में है या 6ठे चैप्टर में है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, इन विच होल ड्रग इज नॉट डिजोल्व एंड रिलीज एट वंस, ये ध्यान रखिएगा ये लाइन,
कि इसमें क्या होगा कि जो इस तरीके से दवा बनाई जाएगी तो उसका जो पूरा मतलब जो भी दवा है, जो पूरा उसका कंसंट्रेशन है, या मान लीजिए 500 mg की दवा है तो 500 mg एकदम से पूरा डिजोल्व भी नहीं होती है और रिलीज भी नहीं होती है, बल्कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा रिलीज होती रह रही है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है, अपना काम कर रही है। तो कंटिन्यूअसली लगातार क्या है, मतलब दवा रिलीज होती जा रही है। समझ रहे हैं? एक होता है कि हमने सीधे दवा खाया, पूरी दवा डिजोल्व हुई और पूरी दवा 500 की 500 mg ब्लड में पहुंच गई, अब वहां से मतलब मेटाबोलाइज होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरी दवा डिजोल्व होकर पहुंच जाती है और वो काम करती है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग है, पूरी दवा एकदम से रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी उसी में से रिलीज होती जा रही है। जैसे कि मान लीजिए पानी की टंकी है, एक तो ये कि आपने टंकी को फाड़ दिया और पूरा पानी निकल गया, और ये कि आप जो उसकी टोटियां हैं, जो टेप्स हैं, उसको थोड़ा सा खोला और थोड़ा 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 पानी टप 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 करके पानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो लगातार बहुत टाइम तक गिरता रहेगा। समझ रहे हैं ना? यही कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए कि दवा को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरी दवा एकदम से नहीं निकलती है, बल्कि थोड़ी 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 दवा रिलीज होती रहती है और अपना असर दिखाती रहती है। ठीक है ना? वही इसमें बताया गया है कि सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट आर डिजाइंड विद सच मैनर, यानी इन दवाओं को इस तरीके से बनाया जाता है दैट ए सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज रिलीज्ड कंटिन्यूअसली ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहे हैं कि एक मतलब सर्टेन यानी एक फिक्स अमाउंट या एक खास अमाउंट दवा की क्या है, या कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, कि जो दवा हमने एडमिनिस्टर कर दिया, जो खा लिया, उसमें से क्या है, एक खास अमाउंट रिलीज होते रहती कंटिन्यूअसली, यानी लगातार ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी एक लंबे समय तक या एक खास समय तक। ठीक है ना? एक खास टाइम तक वो रिलीज होती रहती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, एंड प्रिवेंट पॉसिबल साइड इफेक्ट, और जो मतलब एकदम से अगर वो दवा रिलीज होती है तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आ सकते थे उसको भी वो रोक देती है। समझ रहे हैं ना? एकदम से अगर दवा रिलीज होती पूरी तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट भी आ सकते थे, तो उसको रोक देती है। ठीक है ना? एंड मेंटेन द ड्रग एक्टिविटी कंटिन्यूअसली, और दवा का जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो क्या है, लगातार बनी रहती है, उसको मेंटेन करती है। उसका एक एग्जांपल है जैसे कि पैरासीटामोल सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट। ये मैंने एक एग्जांपल बहुत आसान सा दिया है। अब ना आप सर्च करिए या देखिए, अपने घर के पास देखिए, आसपास में दवाएं चलती है, बहुत सारी ऐसी दवाएं अब चलने लगी हैं। ठीक है ना? हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी ऐसी दवाएं दी जाती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं इस टाइप के जो सस्टेन्ड रिलीज होते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा और कौन सी दवा आपने देखी है जो सस्टेन्ड रिलीज है, उससे आपको वो दवा का मतलब एग्जांपल याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। दूसरा क्या है, एक्सटेंड रिलीज टेबलेट। एक्सटेंड रिलीज टेबलेट में क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, यानी एक नई टेक्निक है। इसमें भी पूरी दवा एकदम से रिलीज नहीं होती है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। समझ रहे? इसमें भी पूरी दवा एकदम से रिलीज नहीं होती है, इसमें भी पूरी दवा एकदम से रिलीज नहीं होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क ये है कि इसमें कंटिन्यूअसली दवा क्या है, रिलीज होती रहती है, और इसमें ना एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे कि अभी मैंने दवा खा लिया तो 100 mg रिलीज हो गई, फिर अब 10 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद जिस तरीके से उस दवा को मतलब प्रिपेयर किया गया है, फिर 100 mg उसमें से रिलीज हो गई। समझ रहे हैं? फिर 6 घंटे के बाद फिर 100 mg रिलीज हो गई, फिर 6 घंटे के बाद फिर 100 mg रिलीज हो रही है। तो समझ रहे हैं? तो एक कंटिन्यूअसली नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक गैप के बाद, समझ रहे हैं ना, एक खास गैप हो रहा है, 6 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, जो भी, उस गैप के बाद फिर वो दवा रिलीज हो रही है। फिर अब मतलब 12 घंटे तक दवा रिलीज नहीं हो रही है, रुकी हुई है, फिर 12 घंटे के बाद रिलीज हो रही है। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर, सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंड रिलीज। ठीक है ना? इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि कार्बिडिलोल फॉस्फेट एक्सटेंड रिलीज टेबलेट। कार्बिडिलोल फॉस्फेट एक्सटेंड रिलीज टेबलेट क्या है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं। ये कार्बिडिलोल क्या है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर नॉन सेलेक्टिव, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव है। इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है? अब एक टेबलेट है, एक टाइप है जो आपके सिलेबस में पूछा है, फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट। फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट क्या होते हैं, तो फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट्स आर दोज टेबलेट्स विच डिसइंटीग्रेट या ब्रेक्स वेरी फास्ट when come in contact of saliva and dissolve and release the drug within few seconds। तो फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट क्या है, तो ये कुछ ऐसे टाइप के टेबलेट होते हैं कि जो कि बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि टूट जाना। ठीक है ना? एक होता है डिसॉल्व होना, वो एक अलग चीज़ है, और डिसइंटीग्रेट होना एक अलग चीज़ है।
डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि जैसे कि वो मान लीजिए पानी में डाला तो एकदम से टूट गया, अब टूटने के बाद फिर पानी के अंदर घुल जाना, डिजोल्व होना, उसको एक अलग प्रोसेस है। और डिसइंटीग्रेट मतलब एक अलग प्रोसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, एकदम से दवा फट गई और वो दवा क्या टूट गए, वो दवा क्या हुई, टूट गई और फिर अब डिजोल्व होना वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होने की, यानी वो दवा क्या होती है बहुत जल्दी, जैसे ही सलाइवा, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता रहता है उसके कांटेक्ट में आते ही क्या एकदम से वो क्या होती है बहुत फास्ट तरीके से कुछ ही सेकंड के अंदर क्या होती है डिसइंटीग्रेट भी हो जाती है और फिर डिजोल्व भी हो जाती है, समझ रहे हो ना। और ये जो क्या कहते हैं FDTS जो होती है यानी फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट्स जो होती हैं, उनको पानी की जरूरत नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी ऐसा नहीं कि मुंह में रखा फिर पानी पी रहे तो डिजोल्व होकर जा रही है, उनको पानी की जरूरत होती नहीं है, वो मुंह में रखा सलाइवा के कांटेक्ट में आई और डिजोल्व हो गई। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल डिसइंटीग्रेटिंग या फास्ट मेल्टिंग और ओरो डिस्पर्स। इनको क्या हम लोग और दूसरे नाम भी देते हैं, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग भी बोलते हैं, फास्ट मेल्टिंग भी बोलते हैं या ओरो डिस्पर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्स का मतलब भी होता है कि एकदम से फैल जाना। ओरो डिस्पर्स मतलब ओरल तो आप जान ही रहे हैं कि यानी माउथ, और डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, यानी मुंह के अंदर क्या है फैल जाने वाली दवा, ठीक है ना। अब ये जो दवाएं होती हैं वो कॉमनली कहाँ पे यूज होती हैं, तो फॉर पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक, ठीक है ना, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं ऐसे पेशेंट को ये दवाएं दी जाती हैं खासतौर से। अब एक यहाँ पे एग्जांपल है बहुत ज़्यादा यूज होने वाली, ये दवा है ऑन्डेंसेट्रोन फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट, ठीक है ना, ऑन्डेंसेट्रोन। अब ये आप कमेंट करके बताइएगा, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये किस बीमारी में हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवा है, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि आप कमेंट करिए। ये आपने नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं तो लिखिए अपनी कॉपी में कि इस किस काम के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कमेंट करेंगे तो आप टाइप करेंगे उसको तो याद हो जाएगा आपको भी, और हो सकता है अगर गलत करेंगे तो दूसरे लोग भी कमेंट करेंगे तो आपको बता देंगे, या मैं ही देखूंगा तो बता दूंगा। तो ऑन्डेंसेट्रोन किस काम के लिए यूज होता है, ठीक है ना, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, मोन्टेलुकास्ट, क्या है मोन्टेलुकास्ट फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट। मोन्टेलुकास्ट किस बीमारी में यूज होता है, तो ये अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं जब सांस फूलने लगता है तो उस कंडीशन में इसको देते हैं हम लोग मोन्टेलुकास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो इस टाइप की दवाएं बनती हैं यानी फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, तो कैसे मतलब उसको इसके अंदर वो मतलब क्या है तो क्वालिटी पैदा की जाती है कि एकदम से वो टूट जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। क्या यूज़ होता है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये चीज़ें मैं इधर इसलिए लिखा हूँ कि आपको सारा याद नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए कि यार कैसे होता होगा नहीं होता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। या तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं क्रोस्पोइडोन, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ऑन्डेंसेट्रोन किस काम के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एंटी वोमिटिंग के तौर पे, ठीक है ना। किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी को रोकने के लिए, आप जब गाड़ी में बैठते हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है मोशन सिकनेस होने के, ठीक है ना, जब वो क्या कहते हैं गाड़ी से उतरते हैं या गाड़ी में बैठे रहते हैं तो उल्टी आने लगती है, समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग देते हैं कि आपको उल्टी ना आए। उसके अलावा और भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कह रहे हैं हमको मतली सी आ रही है, उल्टी सी हो रही है, दवा खाने के बाद उल्टी हो रही है, इंजेक्शन लगाने के बाद उल्टी हो रही है, तो इंजेक्शन लगाने से पहले भी हम लोग इसको दे देते हैं। कई सारी दवाएं होती हैं जब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे कि सेफ्ट्रियाजोन है, तो उसको भी लगाने के बाद उल्टी सी आती है थोड़ी सी, ठीक है ना। और भी कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, उनको मतलब जब दिया जाता है तो उल्टी सी आने लगती है, ठीक है ना। इसलिए सेफ्ट्रियाजोन को बहुत स्लो दिया जाता है। इंजेक्शन जब लगाते हैं तो बड़ी धीरे धीरे लगाते हैं, एकदम से लगा देंगे तो करके वहीं उल्टी कर देता है पेशेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो ऑन्डेंसेट्रोन कब देते हैं हम लोग, तो ये समझ लीजिए कि जब भी उल्टी का कोई भी मैटर है तो उसमें हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है ना, ऑन्डेंसेट्रोन। डबल, अब उसके बाद एक टॉपिक है डबल लेयर्ड टेबलेट। क्या है, डबल लेयर्ड टेबलेट। तो इसमें क्या होता है, तो डबल लेयर्ड टेबलेट्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स इन ए, ये ए अलग है, ठीक है ना, इन ए सिंगल टेबलेट इन 2 लेयर्स, ठीक है ना। ये दवा कोई है टेबलेट है तो इसको 2 लेयर में बनाया जाता है, और इसलिए क्या होता है कि इसको एक साथ अगर मिक्स कर दें तो वो आपस में क्या है कॉम्पिटेबल नहीं होते हैं। यानी कॉम्पिटेबल ना होने का मतलब ये है कि आपस में वो कुछ अलग रिएक्शन करके और उसका पूरा मतलब दवा का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक इफेक्ट है, वो पूरा बदल जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक यूज करते हैं कि 2 मतलब इनकॉम्पेटिबल दवाओं को एक साथ जमा कर देते हैं, लेकिन सेपरेट उनको क्या करते हैं,
उनकी दो अलग अलग सेपरेट लेयर बना देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग दो उनकी परतें बना देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में आके कांटेक्ट भी नहीं, में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, इसलिए अनवांटेड रिएक्शन भी नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि दोनों क्या है आपस में कॉम्पिटेबल नहीं है, लेकिन हम उसको लेते एक ही साथ में हैं, लेकिन हम उनको खाते क्या है एक ही साथ में खा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार दो दवाओं को नहीं खाना पड़ेगा, एक ही दवा आपने खा लिया, क्योंकि दोनों की ज़रूरत होती है एक साथ में। जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल हो गया और हम लोग साथ में क्या लेते हैं, उसके साथ में गैस की कोई दवा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेनिटिडीन हो गया या पेंटोपराजोल हो गया। आपने आपके एरिया में एक दवा चलती होगी क्या कहते हैं, एसिलॉक। तो बताइए एसिलॉक का असल नाम क्या है, तो इसका ब्रांड नेम है, एसिलॉक का असल नाम क्या है, ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या नहीं अगर आपको याद है तो दवा अब जब भी आप एसिलॉक देखिए तो देखिएगा उसके ऊपर नाम उसका असल में क्या लिखा हुआ है, उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग लेयर को एक साथ मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। वन लेयर इज डिजोल्व इमीडिएटली, एक लेयर उसमें से क्या है ऊपर वाली ही होगी, वो क्या होती है एकदम से जाके से पेट में पहुंचने के बाद एकदम से रिलीज हो जाती है। और सेकेंड लेयर इज सस्टेन्ड रिलीज, और दूसरी वाली जो लेयर होती है वो सस्टेन्ड रिलीज होती है, यानी वो बाद में रिलीज होती रहती है, ठीक है ना। तो दिस टेबलेट रेड्यूस द नंबर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस दवा का एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब बार बार आपको दवा नहीं खानी पड़ती है, एक बार दवा आपने खा लिया, दोनों दवाएं एक साथ आपने खा ली। अब एक टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। इवेल्युएशन और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट, इवेल्युएशन बोलिए या बोलिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट। अगर आपको ये पूछा जाए कि आप एक नोट लिखिए कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, या तो फिर क्या कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ ड्रग बताइए, तो आपको ये सब लिखना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है ना। अब ये होता क्या पहले आप वो समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है ना, आपने फॉर्मुलेशन सीख लिया, आपने दवा को क्या है एपीआई वगैरह लिया, उसको क्या कहते हैं आपने ब्लेंडिंग कर दिया, फिर उसको आपने क्या कहते हैं ग्रेनुलेशन किया, फिर आपने उसको क्या किया मतलब क्या कहते हैं कंप्रेशन के जरिए टेबलेट बना दिया। लेकिन अब उसके बाद उसको पैकिंग करने के बाद क्या कहते हैं सॉरी, लेकिन उसको पैकिंग करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दवा बना के निकाल दी और सीधे पैक किया भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल मतलब होता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कुछ टेस्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि जिस स्टैंडर्ड की दवा हम बनाना चाह रहे थे, जिस क्वालिटी की दवा हम बनाना चाह रहे थे, क्या वो उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की, उसी टाइप की दवा बनी है या नहीं बनी है, ये चेक किया जाता है। अब उसमें कई सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पे 7-8 टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो टेस्ट किए जाते हैं पहले, वो सारी जब चेकिंग मतलब दवा पास हो जाती है, सारे समझ रहे हैं, वो सारे टेस्ट को सारे टेस्ट का एग्जाम देके जब दवा पास हो जाती है तब उसको पैक किया जाता है, फिर उसको डिस्पैच किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भेजा जाता है कहीं इधर से उधर, ठीक है ना, बेचने के लिए। सबसे पहला क्या है उसका साइज और शेप देखा जाता है। यानी मान लीजिए आपने दवा जो टेबलेट बनाए हैं तो देखा जाता है कि सबका शेप क्या है, सेम है या नहीं है, या सबका साइज सेम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तो इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी हो जा रही है, एक छोटी सी हो जा रही है, इतनी बड़ी, तो ये क्या है यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन उनका साइज और शेप क्या है सेम होना चाहिए। एक टेस्ट ये होता है। दूसरा होता है हार्डनेस, कि वो दवा सारी मतलब जो है वो सब एक जैसी हार्ड है, या कुछ उसमें ऐसी हैं जो ज़्यादा हार्ड है, वो क्या है टूटी नहीं रही है, कुछ ऐसी हैं जो मतलब कम हार्ड है, तो वो भी चेक किया जाता है हार्डनेस। उसके लिए पूछा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है कि वो कौन से मतलब इक्विपमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं हार्डनेस चेक करने के लिए टेबलेट के, तो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक आता है मॉन्सेंटो, क्या आता है मॉन्सेंटो, ठीक है ना, ये हार्डनेस टेस्टर आता है। या दूसरा आप कह सकते हैं फाइजर हार्डनेस टेस्टर, ठीक है ना, ये आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये वाला ज़्यादा फेमस है मॉन्सेंटो, ठीक है ना, मॉन्सेंटो याद कर लीजिएगा। फाइजर एक कंपनी है, क्या है फाइजर एक कंपनी, और ये भी एक कंपनी ही है, ठीक है ना। तो फाइजर एक कंपनी है, इसी कंपनी ने मतलब वैक्सीन बनाया था कोरोना काल में। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है, यानी शेयर मार्केट में इसकी ये लिस्टिंग है इसकी। अब लिस्टिंग कैसे होता है ये एक अलग प्रोसेस होता है। थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी नई कंपनी, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी एसआर फार्मेसी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका आगे क्या लग रहा है मुझे कि मैं और इसको बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो फिर कुछ लोग चाहते हैं कि वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो एक तो ये होता है कि मतलब ऐसे ही इधर उधर से इन्वेस्ट करा लिया मैंने, लेकिन एक होता है कि मतलब पब्लिक को ऑफर कर दिया जाए, जो भी जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो भी चाहता है वो इसमें आके हिस्सा ले सकता है, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग शेयर करते रहते हैं, ठीक है ना, करते रहेंगे।
तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं आईपीओ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ये ऑफर दिया जा रहा है कि आप भी इस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंपनियों के आईपीओज आते रहते हैं, अगर आपने अब तक नहीं जाना होगा तो जान लीजिएगा, बहुत सारी कंपनियों के आईपीओज क्या है आते रहते हैं। जैसे कि एक आईपीओ आया था पेटीएम का, उसमें बहुत लॉस हुआ था लोगों को। अब तो और पता नहीं क्या उसका फ्रॉड पकड़ा गया, क्या हुआ है, और ज़्यादा मतलब उसके शेयर गिरते ही रहते हैं। मैं तो ऐसी कंपनियों में कभी लगाया नहीं। एक कंपनी थी, हाँ, ये फाइजर से मुझे याद आया, वैक्सीन का जब मतलब कोरोना काल चल रहा था तो हम पता चल गया था अच्छा कि इसने वैक्सीन इसने थोड़ा जल्दी बना लिया, तो इसका उसमें होता क्या है कि शेयर का रेट भागने लगता है बहुत तेज़ी से। तो हमने भी लिया था सुबह में, और फिर शाम तक अच्छा खासा 3-4% मिल गया था, चलो काम हो गया अपना। और ऐसे ही तो आईपीओ जो आता है ना, आईपीओ बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओज आते हैं, उसमें आपको मतलब क्या कहते हैं अलॉटमेंट नहीं हो पाता, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, समझ रहे हैं ना। अगर आईपीओ में आपको लग गया मतलब ये कि लॉटरी लग गई, जैसे कि मैंने एक कंपनी में लगाया तो बहुत सारी कंपनियों में एक में लगा, यानी एक में लॉटरी लग गई। वो कंपनी का नाम था एमटार टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एमटार करके वो लिस्टेड है। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब तकरीबन जब वो खुली, उसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन, तो शुरू में जब वो खुली तो तकरीबन हमको उसने 90 या 95 या 100% रिटर्न दिया, ठीक है ना। जितना भी था उस वक्त 14,000 का था, मतलब एक लॉट मिला था मुझे 14,000 का, तो समझिए सीधे पैसे को डबल कर दिया था उसने। तो ऐसे लेकिन बहुत कम ही लग पाते हैं, उसके लिए अलग अलग टेक्निक होती है कि आप बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं अकाउंट बना लीजिए पैन कार्ड से, और अपने फैमिली मेंबर से अपना एक ही बना सकते हैं, एक पैन कार्ड से एक ही अकाउंट बनता है, और अलग अलग उससे क्या है पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें पैसा आपका ब्लॉक रहता है, 8-10-15 दिनों तक लग गया तो ठीक है, वरना फिर आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। सॉरी जिन लोगों को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शायद मतलब वो काम करते हो तो थोड़ा सा उनको आइडिया बढ़ जाएगा। और ये कुछ बातें इस तरह अलग से इसलिए की जाती है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए थोड़ा पढ़ाई में, थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ गा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हैं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए मैं भी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो हार्डनेस चेक करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं वेट वेरिएशन चेक किया जाता है। वेट वेरिएशन मतलब ये कि 20 टेबलेट हमने रेंडमली लिया, ठीक है ना, ऐसे 20 उठाए, अब उनका वेट चेक किया जाता है कि सबका वेट मतलब मान लीजिए सबका सब 5 ही ग्राम के हैं या सब 2 ही ग्राम के हैं या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई 3 ग्राम का, कोई 2 ग्राम का, कोई 4 ग्राम का, कोई 5 ग्राम का, ऐसा तो नहीं है, तो वो चेक किया जाता है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो ये टेस्ट कराया जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, तो एक मीडियम तैयार किया जाता है, उसका मतलब पीएच ऐसा होता है जैसा हमारे स्टोमक का है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं हम उसको मीडियम को तैयार किया, यानी कि वो सॉल्यूशन बना लिया हमने, पानी है समझ लीजिए, पानी ले लिया, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग उस दवा को डालते हैं, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि वो दवा कितनी देर में टूट रही है, ठीक है ना, कितनी देर में इसमें टूट रही है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है, उसका रेट देखा जाता है। ऐसे ही होता है डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखते हैं कि जो दवा है वो कितना टाइम ले रही है डिसोल्व होने में, समझ रहे हैं ना, कितना टाइम डिसोल्व होने में ले रही है, तो वो भी चेक किया जाता है। और हमको वो सब मालूम होता है पहले से कि मतलब जो भी दवा बनाता है उसको मालूम होता है कि इतना टाइम ये लेगी, समझ रहे ना, 15 मिनट में ये अच्छे से डिसोल्व हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रही है मतलब ये कि दवा में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है। ऐसे क्या होता है ड्रग यूनिफॉर्मिटी चेक की जाती है, वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये एक दवा है, मान लीजिए एक दूसरी दवा है, अब हमने 3 इंग्रेडिएंट मिलाए थे, तो क्या तीनों इंग्रेडिएंट इसमें मतलब इसमें भी उतने ही हैं और इसमें भी उतने ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक एपीआई है, जैसे कि मान लीजिए हमने एलोवेरा से दवा बना रहे हैं, तो एलोविन जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें अगर इस टेबलेट के अंदर अगर वो 1 ग्राम है तो इसमें भी वो 1 ग्राम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें तो 2 ग्राम हो गया और इसमें 1 ही ग्राम है, समझ रहे हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी जो भी मतलब इंग्रेडिएंट मिलाए गए, जो भी चीज़ें मिलाई गई, तो वो बराबर बराबर होना चाहिए, तो उसकी एक चेकिंग की जाती है। एक ये मतलब क्या कहते हैं टेस्ट है, ये पूछा जाता है कि फ्री एब्लिएटेड टेस्ट क्या होता है। फ्री एब्लिएटेड टेस्ट क्या होता है ये अलग से पूछ सकता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो मतलब दवा हमने पैक कर दिया उसको जब भेजते हैं तो दवा को कभी यहाँ रखा जाता है, कभी वहाँ पे रखा जाता है, कभी वहाँ पे रखा जाता है, आपके फार्मेसी तक पहुँचने से पहले। मान लीजिए कंपनी ने दवा बनाया तो वहाँ से उसको क्या कभी लोड किया गया, कभी अनलोड किया गया, यानी उसको उतारा जाता है, रखा जाता है, फिर लोड किया जाता है, फिर वहाँ पे पहुँचाया जाता है, फिर आपके पास पहुँचाया जाता है। तो कई बार उसको उतारा जाता है, रखा जाता है, तो दवा क्या है वो हिलती है, रगड़ती है, उस पर चोट लगती है, तो उसमें दवा के टूटने के भी चांस होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही देखने के लिए हम लोग एक चेक करते हैं, एक मतलब टेस्ट करते हैं अपने लेबोरेटरी के अंदर भी कि वो दवा कितना टूट रही है। तो उसके लिए एक मशीन आती है,
वो उस मशीन में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मशीन होती है, ऐसे इसमें सिस्टम बना रहता है कि इसमें हम लोग 5-6 दवाओं को यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना। अब ये ऐसे घूमती रहती है, ठीक है ना, ये जो क्या है, ये चक्र समझिए ऐसे घूम रही है, और ऐसा सिस्टम रहता है कि दवा गिरेगी नहीं, ठीक है ना, बाहर निकल के नहीं आएगी। ऐसे जब ये दवा यहाँ ऊपर आती है तो फिर यहाँ से एकदम से नीचे गिर जाती है, समझ रहे, फिर ऐसे घूमती हुई आती है, फिर एकदम से यहाँ से नीचे गिर जाती है, फिर ये चक्र है ऐसा घूमता है, फिर एकदम से यहाँ पे नीचे दवा गिरती है। तो अब ये एकदम से गिर रही है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो दवा कितना टूट रही है, समझ रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है, कितना ज़्यादा टूट रही है, नहीं टूट रही है। तो वही जो हम लोग चेक करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री एबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि दवा गिरने के बाद कितना टूट रही है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है जब इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, आगे भेजेंगे, तो ये दवा कहीं ऐसा तो नहीं कि पाउडर बन जा रही पूरी गिरने के बाद, तो वही सब चेक किया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्री एबिलिटी टेस्ट। अब उसके लिए क्या करते हैं, कौन सी दवा, कौन सा मतलब क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो उसके लिए होता है रोश फ्री एबिलिटर, ठीक है ना, रोश फ्री एबिलिटर ये इक्विपमेंट है, यूज़ होता है इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। और एक टेस्ट और होता है स्टेबिलिटी टेस्ट, यानी ये दवा का हाफ लाइफ कितना है। मान लीजिए इसको हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, तो स्टोर करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि जल्दी से ख़राब हो जा रही है, तो किस टेम्परेचर जो हमने इसके लिए फिक्स किया उस टेम्परेचर में ये स्टेबल रह रही है या नहीं रह रही है, तो स्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ये, और क्या कहते हैं, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट, ये तीनों आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, ये वाला एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अब थक भी चुका हूं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर ये हमारी कोशिश, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और साथ ही में आप हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डाल रखी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।